नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का शिक्षा सारथी में। और मैं हाजिर हूँ नेमरा सुंडा की अपनी एक और क्लास को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, चूंकि आपकी एग्जाम डेट आ ही चुकी है और आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो हम जो है बातें कम और काम ज़्यादा करते हुए अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी यूनिट हमको आज पढ़ना था, ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं। देखो, समझो जरा। जब हम बात करते हैं, अब इनमें सीधे सीधे शब्द आपसे पूछ लिया जाता है। कुछ शब्द अगर आप जानते हो, पहली बात तो ये बेसिक शब्द की कल्चर हमेशा लैटिन वर्ड होगा, तो जिनके पीछे भी कल्चर लिखा दिखेगा आप क्या कहोगे? वो लैटिन वर्ड है। नॉमी और जो है लॉजी, ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड हैं। तो जिनके पीछे भी ऐसा कुछ लिखा दिखेगा, नॉमी और लॉजी, आप ऐसे समझ जाओगे कि वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है। इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद आप किसे कहोगे? वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में पोमो हमारा जो है लैटिन वर्ड है, लॉजी हमारा ग्रीक वर्ड तो है ही है। तो ये हमारा लैटिन प्लस ग्रीक हो जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो पोमो है। लॉजी तो मतलब अध्ययन करना है, तो अध्ययन करना किसी का बेस नहीं है। तो मेन जो शब्द है वो पोमो है, निफल। तो इसका मतलब है इसे हम अगर मान लो ऑप्शन में लैटिन और ग्रीक अलग अलग आ जाते हैं तो हम लैटिन चयन करेंगे। ठीक है, वैसे ये लैटिन प्लस ग्रीक है। ठीक। अच्छा, आप जरा देख लो इस हिसाब से। जैसे एग्रीकल्चर, कल्चर है तो कल्चरा, कल्चरा मतलब लैटिन वर्ड हो गया, तो लैटिन क्लियर हो गया। एगर मतलब होता है सॉयल, कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब सॉयल का कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कहलाएगा। सेम एग्रोनॉमी, नॉमी है मतलब ग्रीक वर्ड होगा। एग्रोस मतलब फील्ड हो गया, नॉमस मतलब हो गया मैनेज, यानी फील्ड का मैनेजमेंट हो गया एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर, मैंने कहा था कल्चर मतलब लैटिन, तो लैटिन वर्ड हो गया। हॉर्टस मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन या कल्चर, तो मतलब गार्डन का कल्टीवेशन हमारा हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में हम गार्डन के कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, पोमो मैंने बताया था कि पोमो लैटिन और ग्रीक वर्ड मिला के है, क्योंकि इसमें पोमम जो है वो फ्रूट होता है, जिसका वो जो कि लैटिन वर्ड है, और लॉगस जो कि ग्रीक वर्ड है, ये जिसका मतलब डिस्कोर्स या अध्ययन करना होता है, यानी फ्रूट का अध्ययन करना हमारा पोमोलॉजी हो जाएगा। ओलेरी कल्चर, कल्चर है मतलब लैटिन होगा। ठीक है। तो ओलेरी मतलब होता है पॉट हर्ब, और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। तो पॉट हर्ब्स का कल्टीवेशन, या साधारण शब्दों में अगर हम बात करें सब्जियों का कल्टीवेशन अगर करोगे, पॉट हर्ब्स का मतलब अगर आप सब्जियों का कल्टीवेशन करोगे तो उसे आप ओलेरी कल्चर में रखोगे। फ्लोरिकल्चर की बात करें, कल्चर है तो लैटिन होगा ही होगा। फ्लोरिस मतलब होता है फ्लावर, और कल्टिविकल्चर यानी कल्टीवेशन होता है, तो फ्लावर और ऑर्नामेंट प्लांट्स का कल्टीवेशन करना फ्लोरिकल्चर का कहलाता है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी हमारा लैटिन वर्ड है। अब जो इनके अलावा है उनको भी हमें ध्यान रखना है। तो एक्सटेंशन हमारा लैटिन वर्ड है, जो एक्स और टेंसियो को मिला के बना है, जिसमें एक्स का मतलब होता है आउट, एक्स मतलब होता है बाहर, और टेंसियो मतलब होता है स्ट्रेच करना यानी खींचना, बाहर खींचना या प्रसार करना। तो हम किसे कह देंगे? अगर हम बाहर ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं तो उसे हम एक्सटेंशन कह देंगे, या इसे हम कह देंगे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में यार? एक्सटेंशन को अब शब्द ही नहीं याद आ रहा है। एक्सटेंशन मतलब हाँ, प्रसार ही बोलते हैं वैसे तो, कृषि प्रसार। ठीक है, प्रसार ही बोलते हैं, सही है। चलो अगला, सॉयल भी हमारा लैटिन वर्ड है। सॉयल हमारा, अच्छा ध्यान देना, सॉयल जब हम बात कर रहे हैं तो सॉयल हमारा लैटिन है, सॉयल लैटिन है। लेकिन वहीं जब हम सॉयल के अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें हमारा इडैफोलॉजी आता है और पैडोलॉजी आता है। क्योंकि इनमें लॉजी लग गया है तो दोनों कैसे होंगे? दोनों ही ग्रीक वर्ड होंगे। ठीक है। सॉयल हमारा क्या है? लैटिन वर्ड है। सॉयल सोलम से बना है, जो कि जिसका मतलब ग्राउंड या फ्लोर होता है। ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट का जो फ्लोर है उसे हम सॉयल कहते हैं, लैटिन वर्ड है शब्द शब्द के अनुसार। मानसून हमारा अरबिक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भाई, 3 स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है मानसून। तो मानसून याद रखना, मौसम से लिया गया है, अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन, सीजन का बदलना हमारा मानसून कहलाता है। क्लियर? मानसून कौन कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। बायोडायनेमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड है, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, और डायनेमिक्स यानी एनर्जी, तो लाइफ एनर्जी के अध्ययन को हम कहते हैं बायोडायनेमिक्स। ट्रक गार्डनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है ट्रक गार्डनिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच वर्ड है, जो कि टंक्वेर जिसका मतलब होता है टू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड। ट्रक गार्डनिंग का मतलब होता है ऐसी सब्जियों का उत्पादन करना जिनको हम जो है जल्दी यूज करना है, और मतलब खेत से तुरंत मार्केट में भेजना पड़ता है, ट्रक के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए हम ट्रक गार्डनिंग कह देते हैं। ठीक है।
जिसको हम तुरंत बेचने के लिए जो है उगाते हैं, वो हमारी ट्रक गार्डनिंग हो जाती है, जिसे हम स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में ऐसी क्रॉप जिन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते, उसे आप ट्रक गार्डनिंग में काउंट करोगे। ठीक है, निमेटोड की, अब निमेटोड हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है। निमेटोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, निमेटोड भी ग्रीक वर्ड है। निमा का मतलब होता है थ्रेड, ट्वाइट मतलब होता है फॉर्म, यानी थ्रेड फॉर्म, यानी धागे नुमा जो हमारी धागे नुमा जो हमारा होता है उसे हम निमेटोड कह देते हैं। शब्द सा ये मतलब है, वैसे तो मतलब बहुत सारा निमेटोड में डिटेल में जाओगे तो निमेटोड में बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे निमेटोलॉजी में। पेडोलॉजी, लॉजी मतलब ग्रीक वर्ड है, पेडॉन मतलब होता है सॉयल, और लॉजी मतलब अध्ययन नहीं है। और इडेफोलॉजी, इडेफस माने भी जो है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉयल प्लांट ग्रोथ। देखो दोनों शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप बात करते हो पेडो, पेडो ऐसे हिंदी में याद रख लो पैदा। ठीक है, पैदा मतलब क्या है, ऑरिजिन। ठीक है, जब हम सॉइल के ऑरिजिन क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, ऑरिजिन क्लासिफिकेशन इन सब का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। जब हम बात करते हैं इडेफोलॉजी की, इडेफोलॉजी में सॉइल के साथ साथ हम क्या करेंगे, सॉइल में पैदा होने वाले प्लांट्स का अध्ययन, खास तौर पर सॉइल और प्लांट के रिलेशनशिप की बात जहां आ जाए उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, उसका अध्ययन हम इडेफोलॉजी में करेंगे। दोनों ही हमारे क्या है, ग्रीक वर्ड है। मार्केट हमारा लैटिन वर्ड है, सॉइल हमारा लैटिन है, मार्केट भी हमारा लैटिन है। मार्केटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, जहां व्यापार किया जाए, जहां पर मर्चेंटाइज हो, टैरिफ हो, ट्रैफिक हो। ठीक है, उसे हम कह देंगे क्या, मार्केट। मार्केटस से लिया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है। एवोल्यूशन, ये भी हमारा एक लैटिन वर्ड है। एवोल्यूशियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब, एवोल्यूशन हमारा लैटिन वर्ड है, एवोल्यूशियो से लिया गया है। रोलिंग आउट जिसका शब्द सा मतलब होता है, वैसे तो एवोल्यूशन मतलब होता है उत्परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एंजाइम। एंजाइम हमारा क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान रहेगा। एंजाइम ग्रीक वर्ड है, एंजाइम ग्रीक वर्ड है, इन और जाइम से मिलकर बना है। इन का मतलब इन होता है, जाइम का मतलब होता है फर्मेंट या लिविंग। ठीक है, जो क्या है, जीवित चीजों के अंदर फर्मेंटेशन से पैदा हो एंजाइम। ठीक है, या फर्मेंटेशन पैदा करे। ठीक है, एंजाइम्स। अच्छा, क्रेडिट या लैटिन, क्रेडिट हमारा कैसा है, लैटिन वर्ड है, क्रेडो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। क्रेडिट लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू, जो कि लिया गया है क्रेडो से। लेग्यूम, लेग्यूम कहां से आया है, लेग्यूमेन से आया है, जो कि भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बीन्स। तो जितनी भी बीन्स वाली हमारी फसलें हो जाएंगी उनको हम लेग्यूमिनस क्रॉप कह देंगे। पल्स, पल्स और लेग्यूम दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये लैटिन वर्ड ये भी है, पल्सेस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रोटीन रिच। पल्स इन्हें क्यों कहा जाता है, दालों को पल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसे एडिबल ग्रेन जिसमें प्रोटीन रिच है उसे हम कहते हैं पल्सेस। ठीक है, सीरियल्स की बात कर लो, सीरियल्स हमारा रोमन वर्ड है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। सीरियल हमारा कैसा है, रोमन वर्ड है, सेरेस से लिया गया, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन या एग्रीकल्चर। ठीक है, सेरेस हमारी एक थी गॉडेस ऑफ ग्रेन। ठीक है, रोमन उसमें इतिहास में। इसके बाद सुगर केन, सुगर केन हमारा संस्कृत वर्ड है, सरकरा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शक्कर, सुगर। ठीक है, कॉटन भी हमारा, अच्छा कॉटन चूंकि भारत उद्भव है, पहली बार कहाँ उगाई जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में उगाई गई थी, तो संस्कृत वर्ड है कॉटन, जो कि करपास से लिया गया है। हिंदी में मतलब कॉटन का पेड़, यानी अब हम लोग इसे कपास बोलने लगे हैं, संस्कृत में पहले से करपास बोला जाता था। ठीक है, संस्कृत में से करपास बोला जाता था, अब धीरे धीरे तद्भव हो गया है करपास से और ये कपास में कन्वर्ट हो गया है। तो कॉटन संस्कृत वर्ड नहीं है, एक्चुअली करपास संस्कृत वर्ड है, जो कि कपास होता है, जो वहीं से कॉटन बाद में बनाया गया शब्द है। ठीक है, सुगर केन हमारा, सुगर केन भी संस्कृत वर्ड है, सरकरा से बना है, और वो भी उसका मतलब भी शक्कर होता है। ग्राउंडनट हमारा ग्रीक वर्ड है, अरेकी, अरेकी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्राउंडनट। इसीलिए हम साइंटिफिक नेम क्या पढ़ते हैं, अरेकिस हाइपोजिया पढ़ते हैं ना। तो अरेकिस कहां से आया है, ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है ग्राउंडनट या मूंगफली। रबी खरीफ जायद, ये तीनों हमारे अरबिक वर्ड हैं। अब मानसून और रबी खरीफ जायद तीनों हमारे हो गए, इसके अलावा मानसून है और रबी खरीफ जायद तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, अरबिक वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी हमारा लैटिन वर्ड है, जो कि सोसिएटस से लिया गया है, सोसियस जिसका मतलब होता है कामरेड या फ्रेंडली कैंपेन। ठीक है, कॉमरेड या फ्रेंडली कैंपेन जो हमारा होता है उसे हम सोसाइटी कह देंगे। तो लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है, आपस में अगर इंटरेक्शन होगा, फ्रेंडली कंपेनियन होगा, तभी आप सोसाइटी उसे कह पाओगे, जो कि लैटिन वर्ड है। वल्गराइजेशन हमारा फ्रेंच वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। वल्गराइजेशन वल्गराइज से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज, यानी जो फेमस चीजें हैं, वल्गराइजेशन।
सेल लैटिन वर्ड है, सेला से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल चैम्बर या कंपार्टमेंट यानी छोटा कोष्ठक। ठीक है, सेल हमारा लैटिन। इन विवो और इन विट्रो दोनों हमारे लैटिन वर्ड होते हैं। इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास। इसके विषय में आप जो है एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हो, एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हो। दोनों प्रोसेस हैं, देखो एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन विवो। दोनों ही हमारे जो है ये समझ जाओ फर्टिलाइजेशन के मेथड है। जब फर्टिलाइजेशन ग्लास के अंदर होगा, कहां होगा? ग्लास में। ग्लास में मतलब जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बॉडी से अलग करके उसके बाद एक आर्टिफिशियल वेजाइना बनाई जाती है, जो है उसमें जो है मेल और फीमेल गैमीट को मतलब ऐसा टेम्परेचर दिया जाएगा जहां पर जो है दोनों आराम से गैमीट बना सकें, ठीक है, फ्यूज हो सकें। ठीक है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर जाइगोट जहां पर बनाएंगे, और ये सब कहां होगा? एक ग्लास में होगा जहां पर टेम्परेचर और इन्वायरमेंट हम मेंटेन करेंगे, तो इसे हम कहेंगे इन विट्रो मेथड। अच्छा, और आजकल गायों में जो होता है सीमन ट्रांसमिशन वाला काम, उसमें सीमन को मेल से निकाला जाता है और उसके बाद फीमेल में इंसर्ट किया जाता है। फीमेल में इंसर्ट करने के बाद वो फर्टिलाइज होता है, तो उस प्रोसेस को हम इन विवो कहते हैं। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन अगर विद इन द ग्लास हो रहा है तो इन विट्रो है, विद इन द ह्यूमन या एनिमल हो रहा है तो इन विवो है। क्लियर? तो क्या है? इन विवो देखो विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विट्रो विद इन द ग्लास और लेबोरेटरी। क्लियर रहेगा? ठीक है। प्लास्टिड की अगर हम बात करें, प्लास्टिड हमारा ग्रीक वर्ड है, ठीक है, प्लास्टिकस से बना है, जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड और मोल्डेड। ठीक है, प्लास्टिड हमारा फॉर्म्ड या मोल्डेड होता है। अब इसके विषय में जब हम जीपीबी आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में जो है प्लास्टिड वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है, लवक बोलते हैं इसे। ठीक है, कलर वगैरह के लिए जो है होता है प्लास्टिड्स में। ठीक है, हरित लवक है और ये सब जो लवक होते हैं प्लास्टिड का ही प्रकार है। इकोलॉजी की बात करें तो ग्रीक वर्ड हमारा है ओइकस और लॉगस से मिलकर बना है। लॉजी लगा है तो ग्रीक होगा ही। ओइकस मतलब होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, यानी आसपास का क्षेत्र, और स्टडी यानी हम जब अपने आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हैं तो उसे हम इकोलॉजी कह देते हैं। क्लियर? इंटमोलॉजी, लॉजी है मतलब ग्रीक वर्ड होगा, इंटमॉन मतलब इंसेक्ट होता है, लॉगस मतलब अध्ययन होता है। अब इंसेक्ट भी हमारा जो है क्या है? लैटिन वर्ड है। इंसेक्ट हमारा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन एंड सेक्ट। इन प्लस सेक्ट, इन मतलब में और सेक्ट माने टुकड़ों, टुकड़ों में कट इनटू द सेक्शन, जिसका मतलब हो जाएगा उसे इंसेक्ट कह दोगे। और इंसेक्ट हमारा इंटमॉन से बना है जो कि हमारा ग्रीक वर्ड है। लॉगस हमारा अध्ययन हो जाता है तो इंसेक्ट का अध्ययन हमारा इंटमोलॉजी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा हम भी हमारा ग्रीक वर्ड है। इंटमोलॉजी, आर्थ्रोपोडा सब ग्रीक वर्ड है। आर्थोस मतलब होता है सेगमेंटेड या ज्वाइंटेड, और पॉडस मतलब होता है लेग। तो जिनमें भी हमारे ज्वाइंटेड या सेगमेंटेड लेग पाए जाएंगे, पैरों में खंड पाए जाएंगे, वो हमारे आर्थ्रोपोड्स हो जाएंगे। फाइटोपैथोलॉजी, लॉजी है तो मतलब ग्रीक वर्ड होगा ही। फाइटो मतलब प्लांट होता है, पैथो मतलब डिजीज होता है, लॉजी यानी अध्ययन होता है। तो प्लांट में डिजीज का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? फाइटोपैथोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद फंजीसाइड। अच्छा, ये यहां पर जहां हमने बताया था, यहां पर एक और शब्द जोड़ लो, एक और शब्द जोड़ लो यहां पर कि अगर पहले सबसे शुरुआत में जहां बताया था, एक सेकेंड, ज्यादा ऊपर चले गए ना हम लोग आज। हाँ, कल्चर लैटिन था, नॉमियोलॉजी ग्रीक था। अगर यहां पर साइड है, साइड हम लोग किल के लिए यूज करते हैं और ये हमेशा लैटिन वर्ड ही होगा। ठीक है, फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, सारे ही हमारे क्या हो जाएंगे? ये लैटिन वर्ड ही हो जाएंगे। ठीक है, जिसके आगे लगा दोगे साइड मतलब उसको मारने वाली दवाई है। क्लियर? अच्छा, आ जाओ। फंजीसाइड लैटिन वर्ड है फंजाई को किल करने के लिए। ठीक है, इंसेक्टिसाइड लैटिन वर्ड है इंसेक्ट को किल करने के लिए। मेट्रोलॉजी आ जाओ, ग्रीक वर्ड हो गया मेट्रोलॉजी। मेट्रो धन लॉजी, ग्रीक है, लॉजी आ गया तो ग्रीक होगा ही। तो मेट्रो, मेट्रो से लिया गया है, इसका मतलब है अर्थ सरफेस या एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस से ऊपर का भाग यानी एटमॉस्फेयर, सीधी सी बात है। जब हम अर्थ की सतह से ऊपर जाते हैं तो ये तो हमारा लिथोस्फीयर हो जाता है, ऊपर वाला भाग हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है। अगर पानी भरा है तो हाइड्रोस्फीयर हो जाता है। 3 स्फीयर में हम लोग पढ़ते थे पूरे बायोस्फीयर को। ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ सरफेस से जितना भी ऊपर भाग है वो एटमॉस्फेयर होता है, और एटमॉस्फेयर के अध्ययन को कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाओ क्लाइमेट। क्लाइमेट हमारा ग्रीक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लाइमेट क्या है? मानसून अरबी है, लेकिन क्लाइमेट हमारा ग्रीक वर्ड है, क्लाइमा से बना है, इसका मतलब होता है वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन। अगर एक बड़े क्षेत्र में वेदर कंडीशन देखा जाएगा तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर रहे थे मौसम की तो वो हमारा अरबिक वर्ड था।
ठीक है। अच्छा, सोशियोलॉजी, लॉजी है मतलब, अच्छा ये भी हमारा, सोशियोलॉजी भी हमारा क्या है, लैटिनो ग्रीक वर्ड है। लॉजी तो हमारा ग्रीक है ही है, लेकिन सोशियो हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड है। तो ध्यान रखना ये दूसरा अपवाद है। दो अपवाद हो गए, पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी। ठीक है, अपवाद हमारे क्या हो गए, दो हो गए। कौन कौन से, एक हो गया पोमोलॉजी और दूसरा हो गया सोशियोलॉजी। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड हैं, जिसमें लॉजी तो हमारा ग्रीक है ही है, और पोमो और सोशियो हमारे क्या है, लैटिन वर्ड है। क्लियर। अच्छा, सोशियो मतलब होता है कैंपेनियन, लॉगस मतलब होता है अध्ययन। तो हम क्या बात करते हैं, सोसाइटी का अध्ययन। जब हम कंपेनियन की बात करें तो सोसाइटी भी हम बात करें, तो सोसाइटी भी हमारा क्या था, सोसाइटी भी हमारा लैटिन वर्ड था, तो सोशियोलॉजी भी हमारा लैटिन प्लस ग्रीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बात कर लें। इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड है, नॉमी आ गया ना इसमें, इकोनॉमी, नॉमी मैंने बताया था ग्रीक वर्ड होगा। ठीक है, ओकेनोमिया से लिया गया है, इसका मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट है। ठीक है। साइकोलॉजी, लॉजी मतलब ग्रीक वर्ड है, सोल स्टडी। ठीक है, साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, सोल या माइंड का अध्ययन करते हैं, तो साइकोलॉजी हो गया। कम्युनिकेशन भी हमारा क्या है, लैटिन वर्ड है, कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन, यानी आपस में क्या करना, चीजों को शेयर करना, कॉमन करना, तो इसे हम कम्युनिकेशन कह देंगे। एंटरप्रेन्योर क्या है, फ्रेंच वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर क्या है, फ्रेंच वर्ड है। एंटीप्रिड्रे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग टू अंडरटेक, यानी अपने अंदर मतलब समाहित करना या लेना। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, रिस्क को ग्रहण करते हैं। तो अंडरटेक का मतलब ग्रहण करना ही है, रिस्क ग्रहण करने से लेकर इसका नाम एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर से फ्रेंच वर्ड से पड़ा है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। मेन्योर हमारा भी फ्रेंच वर्ड है, एंटरप्रेन्योर मेन्योर दोनों फ्रेंच वर्ड हैं, और ये मैन्यूवेरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू वर्क विद सॉइल। ठीक है। कंपोस्ट हमारा लैटिन वर्ड है, जो कि कंपोनियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पुट टुगेदर। ठीक है, पुट टुगेदर होता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया, हमने जो शब्द थे उनको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ध्यान देते हुए चलेंगे। 70 मिलियन साल पहले अर्लीस्ट प्राइमेट्स, सबसे पहले जो हमारे प्रोजमियंस जो है पैदा हुए थे, और सबसे पहले पेड़ वगैरह बनने स्टार्ट हुए थे, 70 मिलियन साल पहले हमारा आइस एज था। तो आइस एज में इससे पहले जब पूरे पृथ्वी पर बर्फ ही जमी थी तो कुछ होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जब बर्फ पिघलनी स्टार्ट हुई, मौसम धीरे धीरे सही हुआ, तो वहां पर पेड़ उगने स्टार्ट हुए, और स्टार्टिंग के जो है प्राइमेट्स पैदा होने स्टार्ट हुए थे 70 मिलियन साल पहले। 40 मिलियन साल पहले मंकीज और एपेस का एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे। 40 मिलियन साल पहले 1.5 मिलियन ईयर्स एगो जो है पहला ह्यूमन, जो कि होमो इरेक्टस कहा जाता है, फर्स्ट ट्रू मैन जो है पैदा हुआ। इरेक्टस मतलब इसने इरेक्ट होकर सीधे खड़े होना स्टार्ट किया था, इसलिए इसे होमो इरेक्टस कहा गया। ठीक है, ये सीधे खड़ा हुआ मतलब दो पैरों पर चलना इसने स्टार्ट किया, और इंडोनेशिया और अफ्रीका वाले क्षेत्र में इसका इमर्जेंस सबसे पहले माना जाता है। 1 मिलियन ईयर अगो होमो इरेक्टस माइग्रेट होकर जो है कह रहे ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में भी आने लगे। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स पूरे ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में फैल गए। न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स तो अमेरिका वगैरह है, ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में ये फैल गए। 0.8 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, होमो इरेक्टस जो है टेम्परेट रीजन्स में भी पहुंच गए। 0.5 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस ने परकेंसिस, होमो इरेक्टस परकेंसिस नए मानव पैदा हुए, जिन्होंने आग की खोज की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा पहली बार आग की खोज करने वाले मानव को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। तो था ही, साथ में एक और शब्द जोड़ लेना, होमो इरेक्टस पेकिनेसिस। ठीक है, क्या जोड़ लेना है, पेकिनेसिस। ठीक है, पेकिनेंसिस। इसके बाद आ जाओ 0.4 मिलियन ईयर से को मैन मेड शेल्टर बनने स्टार्ट हुए ट्री ब्रांचेस पे, पहली बार जो है जंगल वगैरह में घर लगाना स्टार्ट किया। यहां तक आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ पहला। 32,000 साल पहले क्रो-मैग्नॉन मैन पैदा हुआ, जिसे आप होमो सेपियंस सेपियंस कहते हो, और ये यूरोप में पैदा हुआ। पहला इमर्ज्ड जो है होमो सेपियंस सेपियंस कहां पर हुआ, 32,000 साल पहले। ठीक है, 32,000 साल पहले ट्रू ह्यूमन की जो है, आपको जो आज के टाइम का मानव है उसकी अगर देखा जाए तो आज से 32,000 साल पहले हुआ था। ठीक है, पहला एनिमल 10,000 साल पहले कौन सा पाला गया था, डॉग्स पाले गए थे। इजराइल और ईरान में जो है इनका पालन स्टार्ट हुआ होगा, हंटिंग के लिए जो है इनको पालना स्टार्ट किया गया था। डॉग्स और कुछ नहीं थे, वुल्फ्स ही थे, भेड़िए थे, जिनको पालना स्टार्ट करने लगे तो उसको उन्होंने जो पालने वाले भेड़िए रखे उनको डॉग्स कहा जाने लगा। 8700 बीसी में सीप का पालन स्टार्ट हुआ, और 7700 में हुआ गोट का पालन। ये सब इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, पूछी जाती है तो इसको कई बार आपको रिपीट करना है क्लास को।
एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले जो स्टार्टिंग के 25-30 पेज वाली क्लास है, 2-3 क्लासेस में हो जाएगा, वो सब आपको पहले रिपीट कर लेना है अच्छे से। कोई भी पेपर देने जाने से पहले अगर आप इसको रिपीट करके जाते हो तो 1-2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 8700 बीसी में सीप आया, 7700 में गोट आया, 7500 में पहली बार व्हीट और बार्ले का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। अगर आपसे फिर भी पूछे कि पहले कौन सी, तो बार्ले पहले। ठीक है, हालांकि नई खोजों के अनुसार, आपने अभी मैंने यूपी वाले इतिहास में पढ़ाया है कि अब नई खोजों के अनुसार जो है चावल को खोज में पहला माने जाने लगा है, और चावल की खोज के साक्ष्य हमको सबसे पुराने 9000 बीसी में मिले हैं कोल्डी हवा से। ठीक है, याद रखना ये यूपी में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल चूंकि आप में पूछा जाना है। 6000 बीसी में पहली बार कैटल और पिग्स का पालन स्टार्ट हुआ, गौवंश और सुअर का पालन स्टार्ट किया गया। 4400 बीसी में मक्का का उत्पादन, 4000 में राइस, 3500 में आलू, 3400 में पहली बार जो है क्या हुआ, फील्ड इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। कब? 3400 में। ठीक है, पहला जो टूल यूज करना स्टार्ट किया गया था, पहला जो धातु यूज किया गया था वो क्या था? ब्रॉन्ज था, यानी तांबा था। ठीक है, तांबा सबसे पहली धातु थी, 3000 बीसी में स्टार्ट करनी शुरू हुई। 2900 बीसी में पहली बार प्लाऊ इन्वेंटेड, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट किया गया। ठीक है, हल से खेती स्टार्ट की गई पहली बार। 2700 बीसी में सिल्क वार्म को चाइना में पालना स्टार्ट किया गया। रेशम का उत्पन्न जो है कब हुआ? ये 2700 बीसी में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, फील इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट है, प्लो इंपॉर्टेंट है, और 2700 बीसी में सिल्क वार्म इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हमारा ये भेड़ और बकरी दोनों पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 8700 और 7700। ठीक है, चिकपी, पियर, सरसों, कॉटन 2300 बीसी में आया। तो चूंकि मैंने बताया था कॉटन का उत्पादन हमारा कब स्टार्ट हो गया था, ये हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हो गया था, तो ये 2300 बीसी के आसपास ही शुरू हो गया था। 2200 में फाउल, बफेलो और एलिफेंट वगैरह का पालन स्टार्ट हुआ। 1800 बीसी में फिंगर मिलेट यानी रागी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले पूछा गया है, तो याद रखना। और चूंकि मिलेट्स इस समय चर्चा में है, तो फिंगर मिलेट रागी 1800 बीसी से भारत में उगाया जा रहा है। सोरघम 1725 बीसी है। 1500 बीसी में गन्ना और इरिगेशन थ्रू द वेल्स, कुओं से सिंचाई पहली बार 1500 बीसी में स्टार्ट की गई। 1400 बीसी में मिडिल ईस्ट में आयरन की खोज हुई। कहां पर पहली खान मिली थी? वो मिली थी अतरंजी खेड़ा में। ठीक है, इसके बाद 1000 बीसी से 600 बीसी में आयरन एज आया। आयरन प्लोसेयर एक्स इन्वेंटेड, कल्टीवेशन एक्सपेंडेड इन पंजाब, यूपी एंड बिहार वाले रीजन में जो है पहली बार जो है यहाँ पर लोहे की खोज हुई, और लोहे से जो है हल बनाकर जुताई करना स्टार्ट किया गया। 543 से 491 बीसी में दो फार्मिंग ऑपरेशंस जो है देखने को मिलते हैं। कहां कहां पर, किस बुक में? कुलवग्गा और महावग्गा, ये दो हमारी किताबें हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है पाली भाषा में। कौन कौन से? कुलवग्गा और महावग्गा। ठीक है, ये दोनों हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिसमें हमको पहली बार फार्मिंग ऑपरेशन की डिटेल लिटरेचर हमको मिला देखने को। ठीक है, इसके बाद एंशिएंट इंडिया में पर्शियन व्हील हमारा अरघट्टा, इससे जो है सिंचाई होती थी। ठीक है, राहट बोलते थे जिसे, सिंचाई के लिए यूज होता था अरघट्टा एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जो है एंटीकट टैंक्स आने स्टार्ट हुए। कृषि प्रसार और विशाख आयुर्वेद, ये जो है रिटर्न किया गया। कृषि प्रसार और वृक्ष आयुर्वेद, सॉरी वृक्ष आयुर्वेद, इसके जो है साक्ष्य हमको मिलते हैं एंशिएंट इंडिया में। कश्यप ने जो है कृषि सूक्ति नाम का जो है एग्रीकल्चर पे टेक्स्ट लिखा है। कृषि सूक्ति किसने? कश्यप ने, महर्षि कश्यप का कृषि सूक्ति। ठीक है, कृषि प्रसार और वृक्ष आयुर्वेद, अर्घट सब स्टार्ट होता है एंशिएंट इंडिया में। 15वीं शताब्दी एडी में जो है पहली बार स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, वेल पोटैटो, प्रोमोग्रेनेट, अनार वगैरह ये सब पालन स्टार्ट हुआ। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आए तो बहुत सारी फसलें लेकर आए। कौन कौन सी फसलें लेकर आए जरा देखो। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसलें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है। ठीक है, आलू, पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों कौन लेके आया था? पुर्तगाली। आरारूट और कसावा भी कौन लेके आया था? पुर्तगाली। पोटैटो के साथ साथ टोमेटो और चिली, यानी सोलेनेसी क्रॉप वाली देखो आप, टोमेटो, पोटैटो, चिली जितनी भी फेमस है सब कौन लेके आया था? पुर्तगाली। इसके अलावा पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंड नट, कैस्यू नट यानी काजू, टोबैको और अमेरिकन कॉटन और रबर, ये सारी चीजें कौन लेकर आया था? पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। और पुर्तगालियों ने ही भारत में ग्राफ्टिंग टेक्निक हॉर्टिकल्चर में इंट्रोड्यूस की थी पहली बार। ठीक है, ध्यान रहेगा, ग्राफ्टिंग टेक्निक पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। पोटैटो, स्वीट पोटैटो और आरारूट, कसावा, टोमेटो, चिली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंड नट, कैस्यू नट,
टोबैको, अमेरिकन कॉटन और रबर, ये सारी चीजें पुर्तगाली लेके आए थे और ग्राफ्टिंग टेक्निक भी हॉर्टिकल्चर में इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद फ्लोरा इंडिका पब्लिश्ड इन लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। फ्लोरा इंडिका नाम की किताब को पब्लिश किया था लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर ने, जिन्होंने पूसा बिहार में पहली बार जो है हॉर्स ब्रीडिंग के लिए अध्ययन करना स्टार्ट किया था। और इन्होंने जो है हॉर्स ब्रीडिंग के लिए जब पहली बार पढ़ाई स्टार्ट की तो उन्होंने फ्लोरा इंडिका नाम की एक जो है जनरल पब्लिश करना स्टार्ट किया। ठीक है, फ्लोरा इंडिका जनरल किसने पब्लिश की थी? विलियम फ्रेजर ने, याद रहेगा। इसके बाद आ जाओ, हॉर्स ब्रीडर थे पूसा बिहार में। जीएल ब्लेन वेस्टर्न यमुना कैनाल को जो है इन्होंने बनाया था, सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट काम था। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जनरल पब्लिश हुई थी 1824 में। 1845 में, ये इंपॉर्टेंट है। अब 1845 में आयरिश फेमन किस कारण से आया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण आया था। क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, इंपॉर्टेंट है। 1865 में बंगाल और उड़ीसा में अकाल पड़ा, 15 लाख लोगों की डेथ हुई थी 1865 में। 1868-69 में क्या हुआ? सेवियर फेमन इंडिया में और ज्यादा पड़े, 65 से 68-69 तक बहुत सारे अकाल पड़े थे। ठीक है, अब आ जाओ 1871 से आगे के इतिहास पे। तो 1871 में पहली बार ड्रैक यानी ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बनाया गया। क्योंकि लगातार आप देख रहे थे यहाँ क्या हो रहा था, 65 के आसपास, 68-69 के आसपास बहुत सारे अकाल पड़े थे। 45 में अकाल पड़ा था आयरिश फेमन, जो कि बहुत बड़ा है, जिसको आपको पता था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस था। 65 में आपने देखा कि फेमाइन इन बंगाल एंड उड़ीसा है, 15 लाख लोग जिसमें डाई हुए थे। 1868-69 में हमने कहा था कि इंडिया में बहुत जगह बहुत सारे अकाल पड़े, तो 69 तक इतने सारे अकाल पड़ गए थे। इसके लिए जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1871 में क्या किया? सबसे पहली बार ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर और कॉमर्स यानी राजस्व विभाग का, कृषि विभाग का और वाणिज्य विभाग का एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनाने की बात की और 1871 में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो याद रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ड्रैग कब बनाया गया था? 1871 में। ठीक है, इसके बाद भी 74 में बिहार में जो है अकाल आया, 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 75 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है। आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। द हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू शिमला, 1905 में से शिमला शिफ्ट किया गया। जब स्टार्टिंग में आईएमडी बनाया गया तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, उसके बाद में इसको 1905 में शिमला शिफ्ट किया गया, 1928 में पुणे और 1944 में बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो अभी वर्तमान में अगर आईएमडी का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? दिल्ली में। प्रारंभिक सबसे पहला मुख्यालय कहाँ बना था? कलकत्ता में। कलकत्ता के बाद शिमला 1905 में आया, 1928 में पुणे में और 1944 में फिर इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। याद रहेगा। 1876 पे आ जाओ, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में जो है अकाल पड़े थे। ठीक है, अकाल पड़े कहाँ? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जब ब्रिटिश कालीन शासन हुआ करता था तो 3 उनकी जो है प्रेसिडेंसी फेमस थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, 1876 में मद्रास और बॉम्बे दोनों जगहों पर अकाल देखने को मिलते हैं। 1877 में पंजाब में अकाल पड़ा जिसमें 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। 1880 में इन सारे अकाल को देखते हुए कि भाई 74 में बिहार में अकाल पड़ रहा है, बिहार बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत आता था, 76 में जो है बॉम्बे और मद्रास में पड़ा, 77 में पंजाब में अकाल पड़ा। इन सारे अकाल लगातार इस सीरीज को देखते हुए क्या हुआ, भारत ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अकाल आयोग यानी फेमाइन कमीशन बनाने की बात की। तो 1880 में क्या हुआ? अकाल आयोग बनाया गया। ठीक है, अकाल नहीं अकाल है ये, अकाल आयोग बनाया गया कब? 1880 में। फिर 1882 में वेटनरी कॉलेज स्टैब्लिश किया गया, कहाँ? लाहौर में। पहला वेटनरी कॉलेज लाहौर में स्टैब्लिश किया गया, जो आज पाकिस्तान में उस समय भारत का हिस्सा था। तो 1882 में वेटनरी कॉलेज। 1891 में J.A. वाकर की रिपोर्ट आई, जिन्होंने इंप्रूवमेंट करने को कहा इंडियन एग्रीकल्चर में। J.A. वाकर की रिपोर्ट में कहा गया कि भाई भारत को अपने एग्रीकल्चर को, इंडियन एग्रीकल्चर में रिसर्च वगैरह को और डेवलप करने की आवश्यकता है। 1899 और 1900 में क्या हुआ? बहुत सारे अकाल जो है देखने को मिले ड्यू टू विक्रम संवत 1956। अच्छा, चूंकि ये 1899 वाला टाइम है, अगर विक्रम संवत में देखा जाए तो ये कौन से विक्रम संवत में होगा? विक्रम संवत था ये 1956। चूंकि 57 साल का अंतर रहता है ना, तो 1956 होगा। 1900 से 57 साल अगर देखोगे तो 1956 आएगा।
इसीलिए इसको छप्पनिया काल कहा गया। क्या कहा गया? छप्पनिया काल। विक्रम संवत के अनुसार 1956 था, इसलिए इसे छप्पनिया काल कहा जाता है। और छप्पनिया काल में बहुत सारे अकाल जो है सेवर फेमिन जो है भारत भर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, छप्पनिया काल याद रखना किससे संबंधित है? अकालों से संबंधित है। वो विक्रम संवत 1956 में हुआ था। वैसे देखा जाए डेट के हिसाब से तो 1899 1900 में हुआ था। फिर 1901 से लेकर 1905 में, चूंकि जे वागर की रिपोर्ट थी एग्रीकल्चर में रिसर्च के लिए, तो 1901 से लेकर 5 में बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस बनाए गए, एग्रीकल्चर कॉलेज स्टैब्लिश किए गए। कहाँ कहाँ पर? पुणे, कानपुर और साबौर, नागपुर। मैं बता देता हूँ 6 बने थे ये। अच्छा, इधर शिफ्ट हो गया है गलती से। मैं सोचूं क्यों इन्होंने पीपीटी बनाते टाइम जो है ये ऊपर का डाटा नीचे पहुंच गया है। अभी आपके सामने ही चेंज करके ऊपर पहुंचा देते हैं इसको। ठीक, अब हो गया कंप्लीट। नहीं तो ये छूट जाता, सही नहीं हो पाता। चलो, तो 5 डिग्री कॉलेजेस कौन कौन से? पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, ल्यालपुर और कोयम्बटूर बनाए गए। ठीक है, 1906 में एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एफआरआई जो है एस्टेब्लिश किया गया। कब? 1906 में। ठीक है, पुरानी वाली कुछ सुंडाज में 1901 लिखा था तो वो गलत था। ठीक है, तो याद रखना अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस। पहले तो 1901 से लेकर 1905 के बीच में कितने कॉलेजेस बने? एक तो बना पुणे में, दूसरा बना कानपुर में, तीसरा बना साबौर में, चौथा ल्यालपुर में। पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर में, साबौर, नागपुर, ल्यालपुर, कोयम्बटूर। ये 6 जो है कृषि विद्यालय, कृषि विद्यालय जो है स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, कॉलेज है ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है। पहली यूनिवर्सिटी 1960 में बनी है। ठीक है, तो 1901 से 5 के बीच में पुणे, कानपुर, साबौर। अब ल्यालपुर वाला तो ये है पाकिस्तान में आज के टाइम पे। ठीक है, 6 डिग्री कॉलेजेस, 6 कॉलेजेस बनाए गए, जिसमें से एक तो अब है पाकिस्तान में, ल्यालपुर वाला। पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, कोयम्बटूर, ये सब इंडिया में 5 रह गए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम यहां से मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा जिससे आपको चीजें याद होती रहें। 1871 से मैंने आज पढ़ा है तो आप इतना ध्यान दो। पहले वाले मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए थे। ठीक, अब 71 से देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। आपको मोस्ट जो ध्यान रखना है, आईएमडी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अकाल आयोग दूसरा 1880 वाला, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और वेटनरी कॉलेज 1882 वाला अच्छे से ध्यान रखना है, कोई लाहौर कोयम्बटूर वाला। ठीक है, इतने ध्यान रखने के बाद आपको जो है याद रखना है क्या? छप्पनिया काल याद रखना है, 1900 में आया था। 1901 से 5 के बीच में कॉलेजेस याद रखने हैं, और एफआरआई भी याद रखना है। ठीक है, एफआरआई 1906 में है। अब आ जाओ, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, पहला सिंचाई आयोग 1901 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 स्टार इसको हम दे सकते हैं। फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 3 स्टार दे सकते हो। दोनों ही 1901 की घटनाएं हैं। 1901 में 2 चीजें मैंने बताई, क्या क्या हुई 1901 में। 1901 में 2 चीजें। पहला, प्रथम सिंचाई आयोग, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब बना? 1901 में। दूसरा, प्रथम एंटमोलॉजिस्ट, पहले कीट शास्त्री, जिनका नाम क्या था? नियोनल डी। अब निकविल्ले की स्पेलिंग भैया देखनी पड़ेगी, NICV निशविल्ले। ठीक है, ठीक है, नियोनल डी निकविल्ले, ये हमारे जो है पहले इंटमोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए थे भारत सरकार में। ठीक है, फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट, ध्यान रहेगा। अच्छा, अगर पूछ ले यहां पर सेकंड फिर कब हुए? प्रथम इंटमोलॉजिस्ट तो ये हो गए। सेकंड इंटमोलॉजिस्ट अगर आपसे पूछे, सेकंड इंटमोलॉजिस्ट, तो यहां से ये लाइन मिटा दो क्योंकि ये 1903 में है ना। सेकंड एंटमोलॉजिस्ट की अगर बात किया जाए, कब बने थे? 1903 में। कौन बनाए थे गए थे 1903 में भैया? HM लेफ्री। ठीक है, HM लेफ्री जो है सेकंड एंटमोलॉजिस्ट बनाए गए। कौन है? HM लेफ्रॉय। ठीक है, पहले एंटमोलॉजिस्ट नियोनल डी नेकविले 1901 में, दूसरे एंटमोलॉजिस्ट 1903 में बने HM लेफ्रॉय। ठीक है, नियोनल डी नेकविले, वेली और HM लेफ्रॉय।
1903 में एक और काम हुआ सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट के साथ में, पहला मॉडल विलेज जिसे रूरल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है, रूरल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है, स्कीम के तहत बनाए गए मॉडल विलेज स्कीम कह लो चाहे रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कह लो, इसे डेनियल हैमिल्टन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, चाहे आपसे पूछे मॉडल विलेज स्कीम, मॉडल विलेज स्कीम पूछे कब आई थी, 1903 में। ठीक है, अगर आपसे इसी का दूसरा नाम पूछ ले तो इसे आप कह सकते हो क्यों आई थी, या दूसरा नाम भी इसे हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम भी कहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, ग्रामीण का पुनरुद्धार, गांवों का पुनरुद्धार करने के लिए, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए गांव को, इसके लिए लाई गई थी। कौन लाया था, डेनियल हैमिल्टन लाए थे इसे। कौन लाया था, डेनियल हैमिल्टन जो है लाए थे। कौन लाया था, डेनियल हैमिल्टन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाओ, तो हमने बताया 1901 में हमारा पहला इरिगेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रूरल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जिसे आप मॉडल विलेज प्रोग्राम कहते हो, मॉडल विलेज स्कीम कहते हो, डेनियल हैमिल्टन लेके आए थे। ठीक है, एच.एम. लेफ्राई हमारे सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट बने। फिर हमारा ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, IARI 1905 में बना था। पहले इसका नाम इंपीरियल हुआ करता था और ये पूसा बिहार में होता था। फिर 1900 जो है 34 में भूकंप आ गया, फ्लड और अर्थक्वेक आ गया, जिसके कारण इसको शिफ्ट करना पड़ा। 1936 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अभी भी उस जगह को पूसा ही कहा जाता है। वैसे पूसा एग्जैक्टली बिहार में जगह थी, लेकिन जो है चूंकि ये पूसा बिहार से उठ के गया था, तो IARI जहां पर स्टैब्लिश किया गया दिल्ली में, उस जगह को भी हम क्या कहने लगे, पूसा कहने लगे। क्लियर, और पहले इसका नाम इंपीरियल होता था, बाद में आजादी के बाद इसको इंडियन कर दिया गया। फिर 1919 में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर में स्टेट सब्जेक्ट के रूप में जो है एग्रीकल्चर को शामिल, राज्य की विषय के रूप में, स्टेट सब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट का विषय बनाया गया। अच्छा ये समझो जरा, जो संविधान है, भारत का संविधान है, इस संविधान में 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां ये बताती हैं कि इन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा या राज्य सरकार बनाएगा। एक को हम बोलते हैं केंद्र सूची, या केंद्र सूची की जगह इसे बोला जाता है संघ सूची। ठीक है, दूसरी वाली को हम बोलते हैं राज्य सूची, और तीसरी को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, अच्छा संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का, राज्य सूची के जितने भी विषय होंगे उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर संविधान कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून के बीच में क्लैश होगा, चूंकि एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो हो सकता है क्लैश हो जाए, तो क्लैश के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून होंगे वो ज्यादा सुपीरियर माने जाएंगे, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब 1919 में 1919 में राज्य सूची के विषय में एग्रीकल्चर को एज अ सब्जेक्ट शामिल किया गया। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कृषि किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय। कृषि के विषय में जितने भी कानून बनाने के अधिकार है किसको हैं, राज्य सरकारों को है। ठीक है, और ये कब से है, 1919 से। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी संविधान संशोधन करके एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट बनाया गया। हालांकि तब देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी एग्रीकल्चर को क्या किया गया, इसी का पार्ट जो है स्टेट सब्जेक्ट का ही पार्ट माना जाने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट आया, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आया, गुड़गांव प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920, और ये भाई साहब लाया कौन, गुड़गांव प्रोजेक्ट, FL ब्रैने। ठीक है, FL ब्रैने जो है इसे लेके आए। ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रैने का हो गया। इसके बाद अब इसमें देखो, सिर्फ इसमें एक 20 का है गुड़गांव वाला, शांति निकेतन, सॉरी श्री निकेतन, शांति निकेतन के बाद श्री निकेतन, मारतंडम और सेवाग्राम, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों हमारे 1921 के हैं। ठीक, श्री निकेतन, मारतंडम और सेवाग्राम याद रहेगा। गुड़गांव हमारा 20 का है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा श्री निकेतन, मारतंडम और
सेवाग्राम। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, 1921 के, 1921 के हैं। अब आपसे पूछेगा कि श्री निकेतन लाया कौन था, तो श्री निकेतन लाए थे टैगोर। श्री निकेतन लाए थे, कहा गया, श्री निकेतन लाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। मार्तंडम कौन लाया था, ये लाए थे स्पेंसर हैच, स्पेंसर हैच लेके आए थे। और सेवाग्राम हमारे महात्मा गांधी लाए थे। ठीक है, श्रीनिकेतन सेवाग्राम, श्रीनिकेतन सेवाग्राम मार्तंडम तीनों 1921 के हैं। श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का है, मार्तंडम स्पेंसर हैच का है, सेवाग्राम महात्मा गांधी का है। 1921 में लाए गए थे, 1920 में हमारा गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है लाया गया था। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, 1921 में ही हमारा आईसीसीसी, ICCC बना था। 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी बनाई गई थी 1921 में। कॉटन कमेटी 21 में बनती है। फिर रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, RCA। अच्छा, लिनलिथगो की अध्यक्षता में जो है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया, कब, 1926 में। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया, 1926 में। इस रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, रॉयल कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन मतलब होता है आयोग, एग्रीकल्चर पे आयोग है। और रॉयल क्योंकि ये ब्रिटिश जो है उसके रॉयल्टी के अंदर आ रहा है, उसने शासन के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको रॉयल कहा गया। तो रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में 1926 में बनाया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1928 में। और 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इसने एक ऐसे संस्थान को बनाने की बात की जिससे सारे एग्रीकल्चर के कोऑर्डिनेट बन सकें, एग्रीकल्चर जिसके अंडर में काम कर सके। और इसकी सिफारिश के आधार पर ही ICAR का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही गई। इसका मतलब आप कह सकते हो ICAR की इसने सिफारिश की थी। ठीक है, और इसकी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 16 जुलाई 1929 को, 28 में उसने सिफारिश की, 16 जुलाई 1929 को ICAR को की स्थापना की गई। ठीक है, 28 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, 29 में जो है ICAR एस्टेब्लिश किया गया। तब उसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता था, बाद में इसको कन्वर्ट करके इंडियन कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया था 21 में आई थी कॉटन कमेटी और 31 में आई थी लैक कमेटी। 21 में कॉटन, 1921 में कॉटन कमेटी, और 1931 में लाख के लिए लैक कमेटी आ गई। इसके बाद 36 में जूट कमेटी आई, कब, 1936 में आई जूट कमेटी। 21 में कॉटन, 31 में लैक, 36 में जूट, ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, ऐसे याद करोगे, 21 में कॉटन, 31 में लैक, 36 में जूट, बस इन तीन के टुकड़ों को अलग याद कर लो। 21 में कॉटन, 31 में लैक, 36 में जूट। इसके बाद आ जाओ, 40 में पहली बार जो है इंडियन फार्मिंग नाम की एक मैगजीन ICAR ने निकालना स्टार्ट किया था। ठीक है, ICAR ने पहली मैगजीन जो निकालनी स्टार्ट की, उसका नाम क्या था, इंडियन फार्मिंग। कब स्टार्ट हुआ था, 1940 में। आजादी से पहले से इंडियन फार्मिंग निकाली जा रही है, आज भी आ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद आ जाओ, 42 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड को बनाया गया, खाद्य विभाग को, खाद्य एवं रसद विभाग जिसे आप कहते हो, उसका डिपार्टमेंट कब बना था, 42 में। 42 में ही ग्रो मोर फूड कैंपेन बनाया गया, फेल्ड हो गया, तो इसको फिर 1947 में शुरू किया गया। अच्छा, 1940 के बाद से जो है अकाल फिर से पड़ने स्टार्ट हुए, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और खाना पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा था। अकाल पड़ने स्टार्ट हुए और चरम स्थिति आपको 1943 में देखने को मिलती है, जिसे आप कहते हो बंगाल फेमन। बंगाल फेमन कहते हो ना, बंगाल का अकाल। क्यों आया था, बहुत सारे कारण थे। हालांकि वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन हम एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर के हिसाब से कौन सा डिजीज कारण था इसका। देखो, कभी भी किसी डिजीज के कारण अकाल नहीं पड़ सकता है, इतना भयानक डिजीज नहीं होगा कि पूरा खेत खत्म कर दे। और भी रीजंस होंगे, क्योंकि भाई एक सीजन में अगर अनाज नहीं उत्पन्न हो पाता है, किसी कीड़े ने खा लिया, तो किसानों के पास स्टोरेज होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज सरकार की नीतियां भी ऐसी थी, राजस्व बहुत ज्यादा था। ठीक है, टैक्सेशन बहुत हाई था, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण जो है वहां पर खेती पर ध्यान दिए नहीं गए और राजस्व कलेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिए जाते थे। ठीक है, इसके कारण जो है अकाल देखने को मिला। लेकिन डिजीज यहां पर जो जिम्मेदार था वो कौन सा था, वो था लीफ स्पॉट ऑफ राइस।
लीफ स्पॉट ऑफ राइस के कारण जो है चावल का उत्पादन ना के बराबर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण ज्यादातर जो रसद हमारे पास थी वो भी हमारी खर्च हो गई थी, क्योंकि उसको जो है युद्ध में जो है भेज दिया गया था बाहर। लीफ स्पॉट ऑफ राइस इसके बाद आता है, जिसे हम कहते हैं हेलिमोन्थो स्पोरियम ओराइजी। ठीक है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसे लीफ स्पॉट ऑफ राइस कहा जाता है। इस डिजीज के कारण जो है बंगाल में अकाल पड़ता है 1943 में, लेकिन इस अकाल की भूमिका 1940 से ही पड़ने लगी थी, और इन समस्याओं को देखते हुए 1942 में 1942 में गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ग्रो मोर फूड कैंपेन बनाया। क्या बनाया, ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया कि भाई अनाज को ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए। अब ग्रो मोर फूड कैंपेन 1942 में आया, लेकिन अकाल पड़ी गया 1943 में, इसीलिए आप इसे कह सकते हो कि ये हो गया फेल। ये फेल हो गया, ऐसा नहीं कि अपनी रणनीतियों को लेकर ये फेल हो गया, रीजन था फेल होने का कि हमारे पास जो है बेसिक सुविधाएं किसानों के पास नहीं थी, टैक्सेशन बहुत हाई था, और जबरदस्ती जो है तंबाकू और नील की खेती करवाई जाती थी। ये सब समस्याओं के चलते जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बहुत लो हो गया। ठीक है, उसके बाद 1943 में जो हमने बताया कि जो लीफ स्पॉट ऑफ राइस ने जो है बड़ा प्रकोप दिखाया। फेल होने के बाद 1947 में इसको रीस्टार्ट किया गया, दोबारा से चलाया गया। ठीक है, ध्यान में रखते हुए इसको 1947 में रीस्टार्ट किया गया, जब ये भी उतना सक्सेसफुल आपको देखने को नहीं मिलता है। 1943 में मैंने बताया ग्रेट बंगाल फेमन, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, अच्छा फिर 1944 में, अच्छा ये कमेटियां याद रखनी है आपको, 3, 44, 45, 45 की। मैंने पहले 3 कमेटी बताई थी, 21 में कॉटन, 31 में लैक, 36 में जूट। अब 3 कमेटी में बता रहा हूं, ध्यान दो, समझो। मैंने कहा 44 में शुगर केन और कोकोनट, और शुगर केन, कोकोनट और टोबैको। ठीक है, टोबैको। शुगर केन आया भैया 1944 में, और कोकोनट और टोबैको आया 1945 में। ठीक है, ध्यान रहेगा, 44 में गन्ना है और 45 में कोकोनट और टोबैको है। ठीक है, कोकोनट टी पे खत्म हुआ, यहां टी से शुरू हो गया, टोबैको यहां को पे शुरू हो रहा है, को पे खत्म हो रहा है, ऐसे याद रह लेगा। दोनों हमारे कब है, 45 में है। ठीक है, कोकोनट टोबैको। ठीक है, कोकोनट टोबैको कब है, 1945 में। अच्छा, शुगर केन हमारा अलग से हो जाएगा 1944 में। इससे पहले जो मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था 21 में कॉटन है, 31 में लैक है, 36 में जूट है। ठीक है, 21 में कॉटन, 31 में लैक, 36 में जूट। अब मैंने बताया 44 में शुगर केन, 45 में कोकोनट और टोबैको। ठीक है, अच्छा इसके बाद 1945 में इंडियन विलेज सर्विस स्टैब्लिश की गई। एटी मोसेयर न्यूयॉर्क के थे और बीएन गुप्ता। ठीक है, एटी मोसेयर और बीएन गुप्ता ने मिलकर जो है इंडियन विलेज सर्विसेज IVS स्टार्ट किया, इंडियन विलेज सर्विस स्टार्ट किया 1945 में। ठीक है, इसके तहत में कहा गया था कि हम ग्रामीण क्षेत्र पर जो है कर्मचारी बनाएंगे, जिन्हें जो है जिन्हें हम वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उससे पहले इनका नाम दूसरा रखा गया था उस समय। इनकी स्टैब्लिशमेंट यही 1945 के आसपास से ही देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए। ठीक है, तो इंडियन विलेज सर्विस का भाई एटी मोसेयर और बीएन गुप्ता की सिफारिश पर जो है 1945 में इसको शुरू किया गया था। 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपके लिए। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज, DPPQS कहां है, फरीदाबाद हैदराबाद में, और कब स्टैब्लिश हुआ, 1946। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन और स्टोरेज के लिए। DPPQS डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, इनके लिए जो है एक डायरेक्टरेट बनाया गया, निदेशालय बनाया गया, फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय बनाया गया, और 1946 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसको। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो 46 में ही CRRI बनाया गया, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा में। ठीक है,
ये कटक उड़ीसा में 1946 में स्टैब्लिश किया गया था राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 46 से 47 के बीच में फिरका डेवलपमेंट आया मद्रास स्टेट में, फिरका मूवमेंट, फिरका डेवलपमेंट टी प्रकाशन और डी थारूगढ़ द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, फिरका डेवलपमेंट टी प्रकाशन डी थारूगढ़, फिरका डेवलपमेंट टी प्रकाशन डी थारूगढ़ कब? 1946-47 देश आजादी पिता फिरका मूवमेंट उधर चल रहा था मद्रास में, टी प्रकाशन और डी थारूगढ़। 47 में हमारा जो है इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी बनाई गई। ठीक है, ऑयल सीड कमेटी कब बनाई गई? आजादी के साल का है भाई साहब, अंग्रेजों का क्या किया? तेल निकाल दिया। तो ऑयल सीड कमेटी आजादी वाले साल में है, याद रखना आप। ठीक है, ऑयल सीड कमेटी कब बनी? 1947 में। अच्छा, इसके बाद 1948 में गैट बना था। गैट की बनने की परिस्थिति ये थी, 45 में फर्स्ट विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था। पहले वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद में जो है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, विश्व भर में बनाया गया, जिसमें जो है बहुत कम देश शामिल हुए थे, इसके कारण बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। और 1995 में इसको कन्वर्ट करके 1995 में इसको कन्वर्ट करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO बना दिया गया। गैट में जो है चूंकि प्रारंभ में ही अमेरिका वगैरह सदस्य नहीं थे, इसलिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाया। ठीक है, अच्छा, फिर अब कहानी जो हम चला रहे थे, क्या जो हमने ग्रो मोर फूड कैंपेन की 47 में बताई थी। अब 47 तक ये कहानी चली ग्रो मोर फूड कैंपेन की। उसके बाद भी जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमने कहा इसको हम थोड़ा नए तरीके से शुरू करेंगे, और नए तरीके से शुरू करने को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हम क्या करेंगे। 1948 में आजादी के अगले साल ही हमने क्या किया, हमने कहा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट वे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अगर बड़ा प्रोजेक्ट हमको चलाना है, बड़ी कोई स्कीम लॉन्च करनी है, तो हम छोटे क्षेत्र पे ट्रायल करते हैं, और ट्रायल को ही कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया हमने, कहां चलाया? इटावा में, इसीलिए इसको हम इटावा पायलट प्रोजेक्ट कह देते हैं। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कह देते हैं। और अल्बर्ट मेयर ने इसको चलाया था। ठीक है, अल्बर्ट मेयर ने इसको चलाया था। आजादी के बस अगले साल इसको स्टार्ट कर दिया गया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट को। अच्छा, 1948 में इसको शुरू किया गया इटावा पायलट प्रोजेक्ट को, और देखा गया कि भाई साहब जो स्कीम हम लेके आ रहे हैं वो काफी हद तक सक्सेस हो रही है। इसके तहत हमने जो है जिले को हमने कई सारे उसमें तहसील को ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स को जो फिर हमने ग्राम पंचायत में, इनमें सब में बांट के जो है हमने शासन करने स्टार्ट किया ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे एग्रीकल्चर को और सुदृढ़ किया जा सके और गाँव में जो है स्थायी व्यवस्थाएं जो है संरचना पहुंचाई जा सके। 1948 में जब ये थोड़ा सा हमको सक्सेस लगा तो हमने कहा कि भाई साहब अब 1952 में इसको हम बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे, और इसका नाम रखा गया हमने क्या? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को CDP स्टैब्लिश किया गया। जब ये भी सक्सेसफुल हमारा हो गया तो हमने इसको पूरे देश में चालू करने की बात कही, और 2 अक्टूबर 1953 को हमने नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के नाम से इसको पूरे देश में लॉन्च कर दिया। तो याद रहेगा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट 48 में शुरू किया गया, CDP 52 में, और NES 53 में। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। इसके बीच में अर्कानेट कमेटी 1949 में बना, इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 अक्टूबर 1952 मैंने CDP बताई दिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 अक्टूबर 1953 NES बताई दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आपके। ठीक है, दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 1956 में, प्रोजेक्ट ऑफ फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल एग्रीकल्चर ऑन कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट हमने चलाया किसके लिए? कॉटन, ऑयल सीड्स और मिलेट के लिए। ठीक है, COM के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट इंटेंसिफिकेशन, सघनी खेती करना है, रीजनल रिसर्च के लिए, किसके? कॉटन, ऑयल सीड और मिलेट के लिए। क्लियर? कब बनाया गया था? 56 में। इसके बाद 57 में पहला AICRP बनाया गया। पहला AICRP, चूंकि फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट AICRP, और किस पे बनाया गया? मक्के पे। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP किस पे बनाया गया? मक्का पर। और ये कब बना भाई? 1957 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया। AICRP मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट इसे कहा जाता था। इन प्रोजेक्ट के तहत मक्के को पहली फसल के रूप में चुना गया, और 1957 में पहली फसल ये AICRP वाली बनती है। 58 में फिर हमने कहा UGC एक्ट 1956 के तहत हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, किसको? IARI को। ठीक है, IARI जिसे 1905 में स्टैब्लिश किया गया था, 58 में उसे हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। 58 में हमने काजू कमेटी बनाई थी। ठीक है, अर्कानेट कमेटी हमने कब बनाई थी बच्चा? अर्कानेट कमेटी हमने बनाई थी 49 में, और 58 में हमने काजू कमेटी बनाई। अक्टूबर 1958 इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको हम 3 स्टार देंगे। नाफेड
नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन फुल फॉर्म पूछी जाती है। कब स्टैब्लिश हुआ? अक्टूबर 1958 में स्टैब्लिश किया गया था, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है, नाफेड को। 2 अक्टूबर 1959, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट इसको भी आप दे सकते हो। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को स्टैब्लिश किया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। 3 टियर सिस्टम अपनाया गया था। 3 टियर सिस्टम का मतलब है कि जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर के बाद ग्राम पंचायत, ठीक है, 3 स्तर में हमने जो है पंचायती राज को बांटा था। 2 अक्टूबर 1959 को जो है हमने स्टैब्लिश किया। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पहली बार शुरू किया गया था। एक बार पेपर में आया है कि भाई साहब फर्स्ट तो आपको पता है कि राजस्थान में हुआ था, दूसरा कहां, दूसरा किस प्रदेश में हमने पंचायती राज को अपनाया था? तो दूसरा आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। ध्यान रखना आप इसको, पहला राजस्थान है नागपुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा उसके बाद आंध्र प्रदेश है जहां हमने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था 1959 में। बाद में 1959 के बाद 1992 में उसको हमने क्या किया था? संवैधानिक दर्जा दे दिया पंचायती राज को, ठीक है। संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 को, 73वां संविधान संशोधन करके। फिर 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है बनाई गई, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में बनाई गई थी। उस समय यूपी में हुआ करता था। आज ये जो है कहां है? आज ये उत्तराखंड में है। लैंड ग्रांट सिस्टम यूएसए का जो है ये एलजी सिस्टम एक चलता था, लैंड ग्रांट सिस्टम चलता था, उसी के पैटर्न पर जो है भारत में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1960-61 में जो है AIDP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया, जिसे आप पैकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हो। अच्छा, ध्यान रखना ये आपसे पूछा गया है IADP, ठीक है, किसे कहते हैं पैकेज प्रोग्राम? शायद इसी बार के टीए में आया था क्या, पैकेज प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो IADP को कहते थे, IADP को कहते थे। कब आया था IADP? 1960-61 में आया था। इस सीधे सीधे जो हमने हिस्ट्री पढ़ाई है, इससे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 में से। और हो सकता है अगर पेपर थोड़ा सा मतलब आसान बनता है, ठीक ठाक बनता है, तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे जो हमने इतिहास पढ़े हैं 2 क्लासेस में, ठीक है। 10 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे अगर ठीक ठाक पेपर बनता है। बहुत टफ पेपर बनता है तब भी आपको 3 क्वेश्चन इससे आपको जरूर मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, जो इतना टफ टीए का पेपर बना था उसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन इससे आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। पैकेज प्रोग्राम कहा जाता है। IADP को 1960-61 में आया था। 63 में NSC नेशनल सीड कारपोरेशन। अब सीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक तो है NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, कब बना था? 1963 में। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछेगा 66 में भाई साहब एक और चीज आई है, दिया नहीं इन्होंने। अच्छा, सीड एक्ट आपसे पूछता है, वो कब आया था? वो 1966 में है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 63 में बना था, सीड एक्ट आपका 1966 में आया था। और इसके बाद आ जाओ जरा 64 में ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 60-61 में है, और कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 64 में है। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी हमने शुरू करनी स्टार्ट की थी 65 में। 65 में ही हमारा ये इंपॉर्टेंट है, आ जाओ फिर 3 स्टार क्या है, जिसे आप कहते हो नीलोखेरी प्रोजेक्ट। नीलोखेरी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, नीलोखेरी प्रोजेक्ट, ठीक है। एक और नाम से इसे जाना था, इसे कहते हैं मजदूर मंजिल। क्या कहते हैं? मजदूर मंजिल, मजदूर मंजिल प्रोग्राम। अब आपसे पूछे कौन लाया था, तो लाए थे इसे SK डेवे, ठीक है। SK डे कह लो, SK डेवे कह लो, जो भी कह लो, SK डे, ठीक है। और कब आया था तो आपको पता है 1965 में ये आया था, 1965 में ये आया था, क्लियर। 1965 में इसको लाया गया था। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, समझो जरा, 1965 में AICRP आया, किस पे? अदर क्रॉप वेल एज द एरियाज ऑफ रिसर्च। कह रहे बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स पे 1965 में ICRP स्टार्ट किए गए भारत में। 57 में पहला ICRP स्टार्ट किया गया था, 65 में फिर बहुत सारे अलग अलग फसल पे स्टार्ट किए गए। 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP जो है चलाया गया है, HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम भैया हरित क्रांति कहते हैं। इसी के बाद हरित क्रांति जो है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के बाद ही स्टार्ट हुई। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन ये भी है। 1966 में आया था। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन कब बनाया गया? 66 में ही डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन बनाया गया, ये भी 3 स्टार का सवाल है। हरित क्रांति आपको पता ही होगा 66-67, चूंकि
हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 66 में आ गया तो अगली बार अगले साल ही क्या होगा, हरित क्रांति शुरू हो जाएगी, तो 66-67 आप कह सकते हो। ये बहुत बेसिक सवाल है, आपको पता होगा पहले से। फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर 67-68 में आया था। सेकंड इरिगेशन कमीशन, पहला इरिगेशन कमीशन 1901 में आया था, 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन है, और 1969 में हमारा क्या है, सेकंड इरिगेशन कमीशन है। एक में पहला और 1969 में सेकंड। और यही इंटमोलॉजिस्ट की बात करें तो एक में पहला और 3 में दूसरा, ठीक है। एच एम लेफ्रॉय दूसरे थे, न्यूनल्डी नेकविले पहले थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें आज के लिए इतने रखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे इसके आगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। क्लास लगातार देखते रहो, शेयर करते रहो, क्योंकि नया नया चैनल है तो आप लोग को जो है प्रमोशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाओ इसको। और पेपर खत्म होने से पहले आपकी क्लासेस आपके पास सारी की सारी पहुंच जाएंगी, पूरा नेमरा सुंडा में खत्म करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, शुभ रात्रि आप सभी को।